हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने राजस्व लेखपाल के कुछ कार्य पढ़ाए थे और इसके बाद हमने देखा था कि चकबंदी क्या है, चकबंदी की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। और इसी कड़ी में हम आज का जो लेक्चर है उसमें देखेंगे कि राजस्व जो लेखपाल है उसके क्या कार्य हैं। उसके साथ हम देखेंगे राजस्व विभाग। तो चूंकि राजस्व विभाग के अंतर्गत ही राजस्व लेखपाल आते हैं और राजस्व लेखपाल जो है वो एक सबसे ऐसी कड़ी पे होता है जहाँ से पूरा एक्चुअली काम होता है। जैसे कि जो लेखपाल होता है, राजस्व लेखपाल होता है, वो सबसे नीचे काम करता है कड़ी में। तो उसकी जो जानकारी है या फिर हम ये कहें कि धरातल पर वही इंटरेक्शन करता है किसानों के साथ। तो राजस्व विभाग जो है वो कैसे है, किस तरह से है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। और इस वीडियो में भी हम कुछ प्रश्न लेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में कुछ प्रश्न लिए थे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के थे। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। 5 जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनमें से कौन कौन होगा? राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापक उत्तर प्रदेश और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। तो ये जो होंगे 5 विभागाध्यक्ष होंगे। इसका मतलब इसको मुख्यतः 5 भागों में हम इस प्रकार से बांट रहे हैं। और ये सभी जो विभागाध्यक्ष हैं तो ये कहाँ पे हैं? ये लखनऊ में स्थित हैं। इसका मतलब लखनऊ से ही इसका संचालन हो रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 2021 में, ये 2021 का राजस्व लेखपाल एग्जाम होने के पहले, तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। तो राजस्व विभाग की जो जिम्मेदारी है ये यही योगी आदित्यनाथ अभी संभाल रहे हैं। इसको हालांकि ये दूसरे को भी दे सकते हैं, लेकिन अभी राजस्व विभाग की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के पास है। अब यहाँ पर देखिए, हमने चूंकि 5 भाग देखे थे, तो 5 भाग में पहला हम यहाँ पर देखते हैं राजस्व परिषद। और राजस्व परिषद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पे सारे काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राजस्व परिषद, यानी कि रेवेन्यू बोर्ड। तो राजस्व परिषद, रेवेन्यू बोर्ड जो है वो मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। और देखिए, ये राजस्व परिषद की जो स्थापना है ये 1831 में हुई थी। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो उसी समय 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में इसकी स्थापना 1831 में की गई थी। तो अंग्रेज भी रेवेन्यू का कलेक्शन जो करते थे तो वो भी इसी के तहत करते थे या फिर इन्हीं के नियमों के तहत वो करते थे। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। तो देखिए, राजस्व परिषद जो है वो राजस्व न्यायालयों का कैसा न्यायालय है? शीर्ष न्यायालय है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है। तो प्रदेश में ये राजस्व के जो न्यायालय हैं उनका जो शीर्ष है वो कौन सा है? राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों में बाध्यकारी हैं। जैसे कि अगर हम राज्य में देखें तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट होता है, तो राज्य में हाई कोर्ट शीर्ष पे है और बाकी जो जिला न्यायालय हैं इन सब का जो टॉप है वो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। इसी प्रकार से राजस्व परिषद भी हाई कोर्ट की तरह यहाँ पर काम करता है अगर हम राजस्व के क्षेत्र में देखें। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों में से नियुक्त किए जाते हैं। तो जो कमिश्नर होते हैं वो कमिश्नर ही राजस्व परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और सरकार इनका क्या करती है? इनकी नियुक्ति करती है। राजस्व परिषद के कार्यों को समानतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला कार्य होता है प्रशासनिक और दूसरा काम होता है इसका न्यायिक। अब प्रशासनिक काम जो है उसमें क्या क्या है? देखिए, तो प्रशासनिक कार्यों में जैसे कि बंदोबस्त हो गया, भू अभिलेखों का रखरखाव हो गया, मालगुजारी और अन्य देयों की सूची, भूमि अर्जन आदि, ये सब प्रशासनिक कार्यों में
आते हैं। दूसरा कार्य जो है इसका मुख्य वो क्या है, न्यायिक कार्य। तो न्यायिक कार्य में अपीलीय, निगरानी और पुनर्विलोकन का जो काम है वो सारे न्यायिक कार्यों में आते हैं। राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है और स्वतंत्रता के बाद 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसका मतलब क्या कि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य पहले एक ही साथ में थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य दोनों को अलग कर दिया गया। अब देखिए वर्तमान की स्थिति ये है कि प्रशासनिक कार्यों को लखनऊ ले जाया गया और जो न्यायिक कार्य हैं, जो न्यायिक शाखा है वो अभी इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में है। तो प्रशासनिक शाखा जो है इसको लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया, चूँकि अभी पिछले उसमें हमने देखा कि 1831 में जब इसकी स्थापना की गई तो मुख्यालय इसका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज ही था। तो उस समय क्या था कि ये सारी चीज़ें एक साथ होती थी, मतलब प्रशासनिक और न्यायिक कार्य एक साथ होते थे। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो 47-48 में प्रशासनिक कार्य और जो न्यायिक कार्य है दोनों को अलग कर लिया गया और प्रशासनिक जो शाखा थी इसको लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन वहीं पर जो न्यायिक शाखा थी उसको प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ही बनाए रखा गया। वर्तमान में राजस्व परिषद के एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो इस समय जो इसका गठन है वो कैसे होता है कि एक अध्यक्ष होगा, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य मिलके ये परिषद का एक पूरा गठन होता है। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। तो ये टॉप से लेके बॉटम तक पूरी एक श्रृंखला होती है जिसमें सारे लोग जुड़े होते हैं, कड़ी के रूप में काम करते हैं। जैसे हमने पहले ही चर्चा की कि जो लेखपाल होता है वो सबसे नीचे की कड़ी में है और सीधे इंस्ट्रक्शन जो है किसानों से या भूमि की जो पैमाइश है, माप है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है वो सीधे सीधे किसके द्वारा किया जाता है, राजस्व लेखपाल के द्वारा किया जाता है और वो फिर ऊपर रिपोर्ट करता है, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट पहुंचती है। तो ये सारा प्रक्रम इस प्रकार से चलता रहता है। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। जिला अधिकारी के अंतर्गत अपर जिला अधिकारी यानी कि एडीएम, उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि जिला अधिकारी जो है तो जिला अधिकारी के नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमें अपर जिला अधिकारी एडीएम मिल जाएगा, उससे नीचे आएंगे तो एसडीएम मिलेगा, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार और फिर राजस्व निरीक्षक और इसके बाद लेखपाल। तो ये देखिए ये पूरा क्रम यहाँ पर निर्धारित करता है कि जो काम होगा पूरा राजस्व का वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जिले लेवल पे जो काम हो रहा है वो जो जिलाधिकारी है, जो डीएम है, उसके नीचे एडीएम है, फिर एसडीएम है, फिर तहसीलदार है, फिर तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार है और जो नायब तहसीलदार हैं उनके नीचे राजस्व निरीक्षक हैं और राजस्व निरीक्षक के नीचे लेखपाल जमीनी स्तर पर काम करके रिपोर्ट को अग्रसित करते हैं, ऊपर की ओर प्रेषित करते हैं। राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं। मतलब कि सर्वेक्षण, अब सर्वेक्षण के अंतर्गत आप जान ही रहे हैं कि मान लीजिए कि ओले पड़ गए तो सर्वेक्षण करना है, कृषि में सूखा पड़ा तो सर्वेक्षण करना है, कृषि का कोई विवाद है, किसी ने किसी का खेत ज़्यादा जोत लिया तो भी सर्वेक्षण करना है। तो ये सारे जो सर्वेक्षण हैं ये किए जाते हैं। इसके साथ साथ अभिलेखीय क्रियाएं, मान लीजिए कि उनका अभिलेख रखना है कि ग्रामीण गाँव की जो जमीन थी, कौन सी जमीन ग्राम समाज की है, कौन सी जमीन किसी निजी व्यक्ति की है, कौन सी जमीनों को आगे पट्टा देना है। तो ये सारी जो अभिलेख क्रियाएं हैं ये भी इसके अंतर्गत राजस्व परिषद के अंतर्गत आती हैं, इसके अधीन आती हैं। यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये एक क्रम से कार्य होता है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। मतलब कि अगर कोई समस्या है तो वो सारे निवारण भी यहाँ पर देखिए किए जाते हैं। इनके यहाँ उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है। अब देखिए जब ही ये जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारों को उन्मूलित कर दिया गया और जो भूमि थी वो सीधे सीधे किसानों को वितरित की गई
और जो भी रेवेन्यू या फिर यह कहें कि जो भी हम भूमि का वितरण कह रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हुई वो सब इसी के तहत हुई हैं। और अगर हम आपको बताएं कि जो पहला संविधान संशोधन किया गया था, वो पहला संविधान संशोधन भी इसीलिए किया गया था ताकि जो हम जो भूमि है, भूमि का वितरण कर सकें। क्योंकि संपत्ति पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था या फिर देश आज़ाद होने के बाद भी संपत्ति या फिर ज़मीन कुछ विशेष लोगों के, जैसे कि जमींदार, उनके हाथ में थी। अब सरकार ये चाहती थी कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का वितरण किया जाए लोगों को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हमारे मूल अधिकार थे, तो मूल अधिकार में एक अधिकार संपत्ति का अधिकार बनाया गया था, जिसके तहत क्या किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति की जो संपत्ति है वो उसका अधिकारी होगा। इसको अनुच्छेद 31 में रखा गया था फ्रेंड्स। और इसकी वजह से सरकार नहीं कर पा रही थी कि जो भूमि है उसका वितरण नहीं कर पा रही थी। तो सरकार फिर एक संशोधन लाई संविधान में, और उसी संविधान संशोधन के तहत अनुसूची, अगर हम देखें कि जो भी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची में 8 अनुसूची थी पहले, फिर अनुसूची एक नई जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। और इसी 9वीं अनुसूची के तहत भूमि का वितरण किया गया था। तो वो सारा जो काम हो रहा था, संविधान संशोधन हुआ, काम हुआ, तो वो सारा इसी के तहत, या फिर हम कहें कि इसी परिषद के तहत जो है ये सारा कुछ किया जा रहा था। और ये विवादों का निस्तारण और ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण परिषद में लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो कोई भी अगर वाद है, विवाद है, तो इस तरह से कार्य किए जाते हैं। राजस्व परिषद के अनुभाग। अब देखिए, जो राजस्व परिषद हम ऊपर पढ़ रहे थे, जिसके तहत ये पूरा कार्य हो रहा था फ्रेंड्स, तो ये राजस्व परिषद के अनुभाग हैं। तो देखिए, इसके 19 अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए, जब ये भूमि का, ये जो मैंने बताया कि पहला संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 31 जो था, इसमें संशोधन कर दिया गया और इसको निरस्त करके मतलब जो चीज़ें की गई, तो ये जो मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार को बना दिया गया, फिर एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया था, संपत्ति के अधिकार को। हालांकि वो अनुच्छेद 300 में वहाँ जाके रखा गया था उसको, 300 का में, तो वो फिर बाद की चीज़ें उस तरह से हुई थी। खैर, अभी इसमें इतना ही, और देखते हैं फिर आगे यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न में देखिए इनके जो कार्य हैं, इसी के हिसाब से हम देखते हैं। तो इसमें से प्रश्न है कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। मुद्रांक शुल्क का मतलब है स्टाम्प शुल्क। आप देखते होंगे कि स्टाम्प शुल्क जो लगती है, तो वो लगाया जाता है। तो वो कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मुद्रांक शुल्क है यानी कि स्टाम्प शुल्क है, भारत में स्टाम्प अधिनियम 1899, देखिए जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब का बना हुआ है ये, 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर रोपित होता है। किसके आधार पर? इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर रोपित होता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का आशय उस दस्तावेज से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य दोनों में जो ज़्यादा होगा उस पर किया जाएगा। अब देखिए, अगर कोई भी भूमि है तो उसकी बाजार कीमत क्या है, या फिर अनुबंध, मतलब उसका अगर अनुबंध कर दिया गया कि नहीं भाई हम इतने में खरीद लेंगे तुम्हारी भूमि, तो उसी के आधार पर ये स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मानचित्र कला, ऑप्शन बी सर्वेक्षण कला, ऑप्शन सी मानचित्रांकन, ऑप्शन डी धरातल प्रदर्शन कला। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं सर्वेक्षण कला। मतलब कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाई को मानचित्र पर जो प्रदर्शित करना है वो कहलाता है क्या? सर्वेक्षण कला। अगला प्रश्न है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? मतलब कि एक अगर कृषि के लिए जो खेत होता है
उसको अगर मापना है तो उसके लिए मापन की सही जो है विधि है वो क्या होगी? ऑप्शन ए जरीब द्वारा, ऑप्शन बी प्लेन टेबल द्वारा, ऑप्शन सी प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, ऑप्शन डी थियोडोलाइट द्वारा। इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है, जरीब। अब देखिए ये जो जरीब होता है फ्रेंड्स, तो जो अपना क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र में, या फिर कहें कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि के मापन हेतु एक मतलब कि जंजीर का प्रयोग किया जाता था। उसी जंजीर को ही हम जरीब कहते हैं। ये एक वो कड़ियों से बनी हुई जंजीर होती है, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी होती है, ये इस तरह से चेन बनी होती है एक, तो यही होती है जरीब फ्रेंड्स। जरीब एक चेन होती है, और ये जो जरीब है ये 55 गज या फिर 20 नॉट के बराबर की होती है। एक जरीब के वर्ग को बीघा कहते हैं। अब देखिए जो एक जरीब है इसका अगर वर्ग बना दिया जाए इस प्रकार से, ये मान लीजिए ये एक जरीब हो गई, यहाँ से भी एक जरीब ऐसे, एक जरीब ऐसे, एक जरीब ऐसे, तो ये जो क्षेत्र घिरा हो पूरा बनेगा ना, ये क्या बनेगा? बीघा बनेगा। तो इस प्रकार से जो खेत की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई जो नापते हैं खेत के लिए, वो सबसे अच्छी विधि किसके द्वारा है? जरीब के द्वारा नापा जाता है। जरीब एक जंजीर होती है। जरीब जो है वो 55 गज या 20 नॉट के बराबर होती है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि एक जरीब कितने गज के बराबर या फिर कितने नॉट के बराबर? तो 55 गज या फिर 20 नॉट के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही, और हम आगे भी आपको ये वीडियो बनाते रहेंगे, और ये जो घटना चक्र है हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको इसके सारे जो भी चैप्टर हैं आपको प्रोवाइड कर दें। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।